नमस्कार, वी मेक टीचर में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है और इस कक्षा में हम जानेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार। प्रगतिशील शिक्षा का जो विभिन्न प्रकार है उसका सबसे पहला पॉइंट हमारा बनेगा मॉन्टेसरी शिक्षा। अब मॉन्टेसरी शिक्षा क्या है? तो ये जो है इटालियन डॉक्टर शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी द्वारा मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई थी, जिसके अंतर्गत क्या किया गया था? तो उसके अंतर्गत जो है बच्चों को अपने सुपरविजन में उन्होंने रखा था और उन्होंने अपने सुपरविजन और प्रैक्टिकल के आधार पर पाया था कि बच्चे स्वयं सीखते हैं। ठीक है, बच्चा जो है वो स्वयं सीखता है। शिक्षक केवल सीखने की प्रक्रिया बताते हैं तथा बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट बनता है इसमें मानवतावादी शिक्षा। इस तरह की शिक्षा का केंद्र बिंदु कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है। यह बच्चों में आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, यानी बच्चा जो है कुछ करना चाहता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ा हुआ रहता है, एवं तार्किक कौशल यानी कि रीजनिंग स्किल, कि उसके दिमाग में कैसा कैसा इमेज बनता है, उसको जो है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति विकसित करता है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा संरचनावादी शिक्षा। यह शिक्षा क्या करता है? यह शिक्षा जो है बालकों के अंदर सृजनात्मकता को उत्पन्न करता है, वो उसके सृजनात्मकता पर ही आधारित होता है। ठीक है, अधिगम तकनीक एवं प्रायोगिक अधिगम जो है, इसको इंग्लिश में हम लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के माध्यम से करके सीखने पे बल दिया जाता है, यानी आप करो और सीखो। ठीक है, अब संरचनावादी शिक्षा के अंतर्गत तर्कों की अवस्था के बारे में भी आवश्यक रूप से विचार करने की आवश्यकता मारिया मॉन्टेसरी द्वारा कही गई है। ठीक, तो अब आगे हम पढ़ेंगे सिद्धांतों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप एक काम कीजिए। क्या कीजिए? आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद लेक्चर मेथड से सीखने के लिए बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ठीक, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। नीचे आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी पेडागोजी लर्न भी दिख रही होगी। ठीक है, उसे भी फॉलो करना ना भूलें। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो था वो प्रगतिशील शिक्षा का जो है उसका विकास के योगदान में महत्वपूर्ण सिद्धांत जो दिया गया है वो मनोवैज्ञानिक के द्वारा। बहुत तरह के मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने अनुसंधान के आधार पर जो है वो सिद्धांत दिया गया है। तो उसमें क्या सिद्धांत दिया गया है वो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत जो दिया गया है वो है मस्तिष्क एवं बुद्धि। अब मस्तिष्क एवं बुद्धि क्या? मस्तिष्क एवं बुद्धि से हमारा अभिप्राय है कि मनुष्य की उन प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाला मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्रियाओं का क्या परिणाम होता है? मस्तिष्क का परिणाम होता है, यानी मस्तिष्क से ही वो सोचकर रिजल्ट देते हैं कि आखिर करना क्या है। ठीक है, उसके बाद है कि जैसे जैसे बच्चा जीवन की दैनिक क्रियाओं को करने में मानसिक शक्ति का प्रयोग करता है, यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, जैसे जैसे वह दिमाग का इस्तेमाल करेगा वैसे वैसे उसका विकास भी होता चला जाता है। अब हमारा मस्तिष्क यानी कि दिमाग ही वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसको हम प्रमुख साधन बोलेंगे, सबसे अहम भूमिका होता है, जिसकी सहायता से मनुष्य अपनी समस्याओं का हल करता है, यानी वो अपनी सूझबूझ करने की क्षमता जो है बालक के अंतर्गत आ जाती है। एक साधन के रूप में मस्तिष्क के 3 प्रमुख रूप होता है। अब कौन कौन सा है? तो मस्तिष्क क्या क्या काम करता है? चिंतन करता है, अनुभूति करता है और संकल्प करता है। ठीक है, तो मस्तिष्क जो है ये हमारा इन सभी चीजों पर मंथन करके उसके बाद जो उसको सही लगता है वो रिजल्ट आगे देता है। अब जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में हमारा दूसरा जो पॉइंट बनेगा वो होता है ज्ञान। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान होता है जो हम काम करते हैं और वो जो हमको उसका रिजल्ट दिखता है वही ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम बच्चों को पूछे कि मतलब 4 साल का बच्चा है और उसको बोले कि बाबू तुमको टेबल आता है? तो वो बोलेगा हाँ आता है। तो वो जितना टेबल हमको बताएगा तो हम उससे क्या आकलन करेंगे? हम उससे आकलन करेंगे कि उसको ज्ञान है, यानी वो 2 से लेकर 10 तक का टेबल सुना देगा तो हमको लगेगा कि उसके अंदर ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान जो हमारे कर्म के द्वारा जो परिणाम निकलता है वही ज्ञान कहलाता है। और जो अनुभव के आधार पर हम काम करते हैं, जो अपने अनुभव के आधार पर किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, वही हमारा ज्ञान कहलाता है।
चलिए, ये तो चर्चा हो ही रही है हमारा और हम अपने टॉपिक को भी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बीच में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको पूरा डिटेल्स चाहिए, यानी कि पॉइंट वाइज पूरा डिटेल्स एकदम एक एक वर्ड को अगर आपको कॉपी में नोट करना है तो आप अंत तक वीडियो पे बने रहे और लास्ट में जो है स्क्रीन पे आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा और ये तभी आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा जब तक कि आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। जब मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तब स्क्रीन पे जो है वो चलता रहेगा, आप वहां से पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर जैसे आपको सुविधा हो उस अनुसार से आप उसको नोट कर लीजिए। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, इसलिए आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। तो हम कहाँ थे? हम थे अनुभव यानी कि ज्ञान। अब अनुभव क्या होता है? अनुभव जो है वो ज्ञान का स्रोत है। तो हम थे ज्ञान और अनुभव। तो ज्ञान क्या है? वो अनुभव का स्रोत है। तो जिस प्रकार छोटा बच्चा ये जान लेता है कि जो अग्नि जो है उसको अगर हम छुएंगे तो हमारा हाथ जल सकता है, या फिर किसी ठंडा चीज को छुएंगे तो हमारा हाथ ठंडा हो जाएगा, तो वो क्या होगा? वो उसके ज्ञान के आधार पर ही होगा ना। यानी कि हमारा जो होता है संपूर्ण ज्ञान जो है वो अनुभव पर आधारित होता है। तो जैसे हम सोचते हैं वैसे ही तो हम एक बालक को उसी नजर से देखेंगे ना, कि बालक का जो संपूर्ण ज्ञान होता है वो उसके अनुभव पर आधारित होता है। वो कैसे सीखता है कि जो हम गर्म चीज को छू देंगे तो पक जाएंगे, या फिर ठंडा चीज को छू देंगे तो हमको बहुत तेज ठंड लगने वाली है, तो वो अपने अनुभव के आधार पर सीखता है। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट तांत्रिक। जनतांत्रिक जो है वो मौलिक प्रवृत्तियां, सभी ज्ञान व्यक्ति की उन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होता है जो वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने में करते हैं, यानी कि स्ट्रगल करने में। अब देखिए लोग किसके लिए स्ट्रगल करते हैं? तो सुरक्षा के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए। तो इन सब के लिए मानव क्या करता है? वो संघर्ष करता है और उसका परिणाम होता है कि कुछ क्रियाएं प्रारंभ और कुछ क्रियाएं अंतिम, वो सब मिलाकर उनको वो काम करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि उसमें रुचि को जागृत करता है, उसके अंदर एक नई रुचि जन्म होती है। तो वही हमारा जनतांत्रिक मौलिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब चौथा है हमारा चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन क्या होता है? चिंतन केवल मनन करने से पूर्ण नहीं होता है और ना ही भावना समूह में इसकी उत्पत्ति होती है। चिंतन करने का बहुत कारण होता है, जैसे कि किसी उद्देश्य के आधार पर मनुष्य सोचना प्रारंभ करता है, और अगर मनुष्य की क्रिया सरलता पूर्वक चलती रहती है तो उसको लगता है कि हमको सोचने का क्या जरूरी है, मेरा तो सब काम चल ही रहा है, तो हम आराम से खाएंगे और पड़े रहेंगे, सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके प्रगति में यानी प्रोग्रेस में कुछ बाधा पड़ती है, उसके सामने कोई समस्या खड़ा हो जाता है, तो वो क्या करता है? वो सोचना शुरू कर देता है। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब हमारे चिंतन के अंतर्गत आता है। आशा है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा और कुछ एक ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो चाह रहे होंगे कि हम इसे नोट करें, तो वो भी समस्या मैंने आपकी दूर कर दी है। आप जो है मेरा लेक्चर जब खत्म हो जाएगा तब आपको स्क्रीन पे दिखेगा मेरा सारा नोट्स, आप उसको वहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। तो प्रगतिशील शिक्षा का क्या महत्व होता है? हमने पढ़ा प्रगतिशील शिक्षा क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रकार क्या है, और अब पढ़ रहे हैं प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत भी हमने पढ़ा, और अब हम पढ़ने वाले हैं प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। तो प्रगतिशील शिक्षा का क्या महत्व है? प्रगतिशील शिक्षा का सबसे पहला महत्व जो होता है वो बालकों में शक्ति का विकास करता है। अब बोलिएगा आप लोग कि बालकों में शक्ति का विकास क्या होता है? तो बालक जब स्वयं से करके सीखता है तो उसमें बालक में शक्ति का विकास होता है, और यही तो प्रगतिशील शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि बालकों में जो है वो स्वयं से करके सीखने की भावना को उत्पन्न कराया जाए। और प्रगतिशील शिक्षा में एक बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि बालकों का समग्र विकास करना होता है, यानी बालक जो है उसको जो शिक्षक जो ज्ञान देगा बालक को, वो उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार को ध्यान में रखेगा, लेकिन इसका जो पूरा उद्देश्य होता है वो बालकों में समग्र विकास करने का होता है। ठीक है, तो पहला वो हमारा हो गया बालकों में शक्ति का विकास। दूसरा होता है इसमें अनुशासन, यानी बालकों को अनुशासित कैसे करना है, कैसे उसको एक रूटीन के अनुसार ढालना है, वो भी प्रगतिशील शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, उसमें आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना, यानी बालक में जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना को उत्पन्न करना। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो जैसे हमने पहला पढ़ा था कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में क्या होता है, बच्चों को प्ले से लेके नर्सरी तक उसमें पढ़ाया जाता है। जैसे आजकल जो है हम लोगों में देख रहे हैं कि जो प्ले स्कूल का बहुत चलन हो गया, सभी पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को प्ले स्कूल में भेज देते हैं। तो
प्ले स्कूल क्या है, वही तो है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति लोगों को बहुत ऑड लगता है, लेकिन जैसे ही हम प्ले स्कूल के बारे में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है। तो प्ले स्कूल में ही ये चीज को देखा जाता है कि बालक जो है वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, यानी बालक को करके सीखने की भावना पर जोर दिया जाता है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है बच्चों के समूह में। जो एक बच्चा जो है दूसरों को देखेगा, दूसरा बच्चा तीसरे को देखेगा और वो खुद से करने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया हमारा आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करना। और चौथा जो सबसे लास्ट होता है वो होता है समाजोपयोगी और जीवनोपयोगी शिक्षा का विकास करना। इसमें भी प्रगतिशील शिक्षा का बहुत महत्व है। आजकल का जो समाज है, हमारा जो समाज है और हमारे जो जीवन की शैली है, उसमें बच्चा जब बालक जो युवा होता है तो वो स्वयं को कैसे उसमें ढालेगा, उसमें जो है ये चीज देखा जाता है। तो सामाजिक विकास और बालकों में जीवन की शैली पे भी प्रगतिशील शिक्षा जो है अपना अमिट छाप छोड़ता है। तो चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और अगर अब आपको नोट डाउन करना है तो आप फटाफट से कॉपी पेन पे नोट कीजिए। साथ ही जो भी हमारा चैनल पर मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं वो उसे सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर कीजिए। साथ ही अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।